धन्यवाद। बहुत अच्छा दो लेक्चर हुआ आपका। आई हैव नोटेड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेरे साथ जो फेलो पैनलिस्ट हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, उनको भी हमने सुना, और अंतरप्रीत सिंह जी, ज़रूर आपका पेपर हम भी कोशिश करेंगे कि पढ़ें। और बंस बहादुर सिंह जी, सॉरी मुझे थोड़ा एक जगह एक और प्रोग्राम में निकलना था, पहले 12:30 था तो मुझे जल्दी जाने का था, निकलूँगा। और हमारे उमेश शर्मा जी, और मुझे विनय, डॉक्टर विनय जिन्होंने बुलाया, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पे सारे उपस्थित स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, बहुत अच्छे हमने लेक्चर सुने, और मुझे लगता है पूरे दिन का पहला सेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, मैंने सुना, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो बेसिकली जो थीम है आज की, विकसित भारत एट दी 2047, मेरे साथ जोर से एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। देखिए साथियों, यहाँ पे एचआर बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इसमें रोल ऑफ कॉरपोरेट, मेरे पीएसयूज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरा 4th पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। कुछ टेक अवेज इन्होंने भी बताए। अल्टीमेटली अब तो पीएसयूज़ के तो बोर्ड में सब में एचआर डायरेक्टर बोर्ड पे स्पेस है ही उनको। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं बोर्ड में था, तभी उस समय काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सभी बैंकों ने उस वक्त लिए, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बैंकों ने, उसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देखा। और एक और बात है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें हमारे भी एक्सपीरियंस ये थे कि गैप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है एचआर में। आपको कहाँ जाना, सडनली हमने जब बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्किंग में देखा था, तो एक बार बीच में ऐसा पीरियड आया कि हमें लगा कि अरे इस अगले साल तो बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, और इतने इतने न्यू स्किल्स, नए नए इनिशिएटिव्स, बाहर के लोग कंसल्टेंट्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं, बोर्ड में भी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए थे, क्या हमारे बैंक के लोग इतने इस तरह के तैयार हैं? तो हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए, और उनका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, एंड एचआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि यह जो आज का टॉपिक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आने वाले विकसित भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी करेगा। युवा यहाँ शक्ति है, युवा लोग हैं, उनको यहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं स्किल, स्पीड एंड स्केल, ट्रिपल एस उन्होंने कहा। यू हैव टू डू विथ स्पीड, एंड यू हैव टू गेट द स्किल्स फॉर डूइंग दैट, एंड देयर हैज़ टू बी स्केल। अगर आप छोटा सा कोई काम रिमोट एरिया में कोई कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू इट इज़ नॉट स्केलेबल, देन इट विल नॉट गिव ए मेजर इम्पैक्ट। तो यह तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जानते हैं प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं, लेकिन यह भी बहुत स्ट्रांगली माइंड में सरकार के है कि वी मे गेट ओल्ड बिफोर वी गेट रिच इफ़ वी डू नॉट डू इट एट ए फास्ट पेस। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात है। कुछ बातें मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कैरियर यंग लोग हैं। मुझे लगता है कि जब हम अपने कैरियर को अलाइन करते सरकार के पॉलिसी इनिशिएटिव और फोकस्ड एरिया में, जहाँ पे सरकार आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहाँ पे इकोनॉमी मूव कर रही है, जहाँ पे एक्टिविटी सरकार के फंडिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि 2014 के बाद जिस तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, that was because of the institution of independent directors, giving the board more autonomy and taking care of many of the factors। उसका बहुत बड़ा फ़र्क हुआ था। अगर आप 2014 के
पीएसयू की वैल्यूएशन देखें और 2024 की वैल्यूएशन देखें, एक समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ऐसी बात आ गई थी कि भाई ये तो सब डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, दे आर सकिंग द नेशनल रिसोर्सेज। और आज मैक्सिमम जो कैपिटल कैपेक्स फॉर्मेशन है, मैं बैंक भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे हूँ, लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले 1 साल में, जो प्लान जो आने वाले 5 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ओएनजीसी ऑयल सेक्टर में हमें बैंकों का भी देखा, तो मेजर कैपेक्स इन एडिशन टू व्हाट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे तो लगभग 12-13 लाख करोड़ का कंटिन्यूसली जीडीपी का हाई रेशो इन्वेस्टमेंट कर रही है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो एक फैक्टर में। बट टू मैच दैट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर मैचिंग द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साथ में प्लान कर रहे हैं। दे आर गिविंग ह्यूज डिविडेंड टू द कंपनी, वैल्यूएशन गवर्नमेंट को भी बहुत बड़े। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। मुझे एक चीज़ बात कहनी है आपको कि भारत में हम रहते हैं, भारत की बात आपने कही सिंह साहब, भारत में जो बात है, भारत का डेफिनेशन है वी आर इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, भा दीप्तौ रतः, मीन्स भा मीन्स नॉलेज, which country is continuously engaged in pursuit of knowledge, that is the important thing। अगर हमने एक समय था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर गए थे, लेकिन उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी जब एक्टिवली जब 2013-14 यानी 12 से लेके 14-15 तक इंडिया का मेजर इनिशिएटिव ग्रोथ इकोनॉमी की नॉलेज इकोनॉमी के बेस पे हुई थी, तो वह उस पर बहुत सारा इनिशिएटिव सरकार का इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने कैरियर को ऐसे एरियाज़ में अलाइन करना चाहिए जहाँ पे सरकार का भी फोकस है, जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का भी फोकस है। तो क्या होगा, जैसे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है व्यक्ति का, अगर मेरा अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि मुझे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, पैसे भी कमाने हैं, मुझे परिवार को चलाना है, मेरे अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी देखना है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप गवर्नमेंट के और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर देते हैं, तो व्हाट हैपन्स इज यू आर मीटिंग अ हायर गोल ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विथ गेटिंग बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉलेज इकोनॉमी इज वन एरिया वेयर ट्रिमेंडस ग्रोथ इस पोटेंशियल इंडिया का है, वो कर रहे हैं। सरकार अपने आप में बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें कर रही है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ले लें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो हमने देखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करके कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी है, IPR है, इन सारे चीज़ों के अंदर सर बहुत कॉरपोरेट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है। गैप एनालिसिस अगर हम करते हैं, अभी हम इंडियन इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है, ग्लोबल लेवल पे जा रही है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो कंपटीशन भी हमारी कंपनीज के लिए बढ़ रहा है। और अभी पीयूष गोयल जी से पीछे बात हो रही थी, अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम करते हैं तो एक बड़े रेस्ट्रिक्शंस हमारे सामने आते हैं कि ESG कंप्लायंस क्या हमारे पास कंपनीज में है, दे कैन बिकम अ ट्रेड बैरियर। एक तरीके से एक तरफ तो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत वो फैसिलिटेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए ट्रेड बैरियर। कार्बन एमिशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों में हाउ टू इनकॉर्पोरेट valuation of human resources into the your balance sheet, how to incorporate the environmental concerns, environmental cost, internalize the environmental cost into your balance sheet। आप प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में कैसे आप कई प्रोजेक्ट्स का हमने देखा गवर्नमेंट वर्किंग में कि वंस यू इनकॉर्पोरेट द सोशल बेनिफिट आउट ऑफ इट और एनवायरमेंटल कॉस्ट, तो आपका पूरा परसेप्शन अबाउट दैट प्रोजेक्ट चेंजेस। कुछ प्रोजेक्ट जो अनवायबल लगते हैं, अगर आप में उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर लें या सोशल ऑडिट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कर दें, तो सडनली दे बिकम्स
बिग वाइबल प्रोजेक्ट्स। तो यह सारे कैपेसिटी बिल्ड करने हैं। देयर इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इन दिस एरियाज, इन गैप एनालिसिस को। और आज के समय में गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आप मिनिस्ट्रीज के, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कैरियर्स में अलाइन कर सकते हैं, सब अलग अलग इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि क्लियरली उनकी वेबसाइट्स में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उनको हम पढ़ें, उनको समझें, उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम अगर अपने कैरियर के साथ अलाइन कर देंगे तो हमारा कैरियर्स भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। यह बहुत ज़रूरी है। अभी PSUs भी क्या करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम जब सरकार ने किया, या अलग अलग इनिशिएटिव हैकाथॉन्स कर रहे हैं, तो ये क्या है कि वेरियस प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स जो कि चैलेंजेस हैं पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मेरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम काफ़ी रहा है, तो मैंने देखा कि वेरियस चैलेंजेस दैट द कंपनीज आर फेसिंग, वेदर इट इज़ द प्रोसेस चैलेंज और प्रोडक्ट चैलेंज एटसेट्रा, वी हैव पुट इट ऑन आवर वेबसाइट. Whoever want to come out with solution to those challenges, the private, this public sector undertaking, they also give funding for them. Huge funds have been allocated in the companies to support them. They develop their products, buy those products. ये सारे सरकार ने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI की बात की है, ESG कंप्लायंस, इसमें काफ़ी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। दीज आर द एरियाज विच वी कैन डू वर्क। IPR रिजीम में काफ़ी काम है जिनके अंदर बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी इज़ वन पार्ट। एंड एक और बात मैं कह के बताना चाहता हूँ आपको कि अनदर फैक्टर जिसमें हम लोग सरकार की तरफ से काफ़ी काम कर रहे हैं वह है कल्चरल इकोनॉमी। हमने देखा, आज आप देखिए दोस्तों, कि भारत के अंदर इतना FDI का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना ग्लोबल इंटरेस्ट भारत के अंदर आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज, आई विजिटेड मैनी कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्राइंग टू कम टू इंडिया। वो पूछते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ क्या करें, भारत में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अभी स्मृति ईरानी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेजर कंपनीज ने ये पूछा कि हम अयोध्या में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अनदर एरिया विच आवर गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन इज़ द कल्चरल इकोनॉमी। भारत का हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ये जो ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में हो रहा है वो इसलिए नहीं हो गया कि उनको भारत से बहुत प्रेम हो गया, सडनली उन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे लग गए। उनको लगता है कि आने वाले 1-2 दशक में economic activity globally is shifting towards India. India will be economic power and they want to participate in that economic activity. Therefore, they are interested in India and they are giving lot of space to India at the global platforms. तो हम यह बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि if we want to be a strong global power, विश्व गुरु की जब बात करते हैं 2047 का जो एम है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, कि वी बिकम द ग्लोबल लीडर इन वेरियस फील्ड, तो उसके पहले वी हैव टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर। अगर इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे तभी हम स्ट्रांगली विकसित भारत की तरफ भी जाएंगे और ग्लोबल लीडरशिप की बात जाएंगे। दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात में ये कहना था, वी आर नेवर शाय ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अगर आप वेल्थ क्रिएट ही नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल्स तो फेल होंगे। हमने कितने कम्युनिज्म के कितने एग्जाम्पल देखे हैं। तो यू हैव टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द वेल्थ क्रिएटर। इंडस्ट्री, बिजनेस, किसान भी होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री, बिजनेस, इफ़ यू डू नॉट create and respect business and industry and wealth creator, your distributive models will fail. तो यह भी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने। तो इकोनॉमिक पावर बनने में एक और फील्ड में जो पूरी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है वह है कल्चरल इकोनॉमी। भारत का सांस्कृतिक धरोहर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 में बनाया था। मैं एक प्रोग्राम में गया था कि ट्राइबल 700 से ऊपर ट्राइबल
रिमोट एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके अलग कल्चर है, उनके अलग ट्रेडिशन है, उनके फोक डांसेस है, उनके रिलीजन है, उनके म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, इतनी डाइवर्सिटी भारत में है, इतना इसमें पोटेंशियल है सांस्कृतिक भारत में। इस पोटेंशियल ऑफ ये जो कल्चरल जो है, इसको इकोनॉमिक कनेक्ट अगर हम स्टैब्लिश कर देंगे तो ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल हमारे लिए, जैसे नॉलेज इकोनॉमी में एक समय में हमारे लिए ग्रोथ पोटेंशियल किया था, वैसा एक समय में, अब आने वाले समय में कल्चरल इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल हमारे देश में होने वाला है, जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जिसका एक एग्जांपल अयोध्या में है। अगर आप अयोध्या को अकेला एनालिसिस करेंगे या पढ़ेंगे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल, ये सब चीज़ें आएंगी। तो जो फूड, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इसका जो इकोनॉमिक कनेक्ट है, इसके ऊपर सरकार ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस पर काम कर रही है। तो अगर यंग पॉपुलेशन इन चीज़ों में अपने लेवल पे अपने कैरियर को अलाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका आएगा। एक कुंभ का भी 2025 में कुंभ आने वाला है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इससे पहले 2019 में अर्ध कुंभ आया था, 2021 में अर्ध कुंभ हुआ था 3 साल पहले। तो उस अर्ध कुंभ में सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4,200 करोड़ रुपया खर्च किया था केवल, बट उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी 2.5 लाख करोड़ की, CII की रिपोर्ट है, 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की थी। तो अब इसमें इस बार 8,000 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो वह लगभग कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। तो ऐसे जो कल्चर 60 से ऊपर ऐसे सेंटर्स सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं जो कल्चरल सेंटर्स के रूप में देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं नॉलेज इकोनॉमी के, या जो कल्चरल इकोनॉमी के, डिजिटल इकोनॉमी के, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, पॉलिसी बना सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? अकेले अगर हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट करेगी तो वो नहीं करेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ द गवर्नमेंट, विजन ऑफ द लीडरशिप, वर्क एंड प्रिपेयर अवरसेल्व्स टू दैट मीट दैट विजन एंड अलाइन अवर कैरियर विद दैट, सो दैट वी क्रिएट वेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी एंड द कंट्री। और बिल्कुल सही बात है कि 2047 तो एक लंबा समय है। अमृतकाल तो शुरू 2022 में हो गया था। 25 साल का ये जो अमृतकाल का पीरियड है 2022 में होगा, और यह केवल प्रधानमंत्री करेंगे या कोई नेता आके करेगा या कोई लीडर आके करेगा, ऐसा नहीं है। ये सामूहिक संकल्प की बात है। इट हैज़ टू बी कलेक्टिव विल, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग विजन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें, तो यह सारे गुण हैं उसमें। मुझे लगता है कि बहुत हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ एजुकेशन, स्किलिंग, इसमें गैप एनालिसिस सरकार भी कर रही है। एजुकेशन के लेवल पे, हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव चाहिए, क्योंकि एकेडमिक इंडस्ट्री कनेक्ट हमारे अंदर बहुत नहीं है। रिसर्च, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनके जो रिसर्च है उसका कमर्शियल कनेक्ट वो लोग स्टैब्लिश कर पाते हैं। वो उस समय की तरह की चीज़ें कमी है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगता था इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ पॉइंट में ज़रूर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को करने चाहिए। गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज के टॉपिक्स बड़े अच्छे सारे हैं। जिस तरह से जो बातें आ रही थी कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अडॉप्ट करना है, एजाइल वर्कफोर्स, गिग इकोनॉमी, एम्प्लॉयज़ वेलबींग, एक हेल्थ लेवल पे मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इकोसिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है तो कॉरपोरेट लेवल पे बहुत अच्छा काम करने का मोटिवेशन होता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, मोटिवेटेड विथ गुड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी हैव ए ब्राइट फ्यूचर। एंड जो यहाँ पे सारी बात की है, जो यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने कहा है कि हम सरकार को देंगे, तो ज़रूर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देगी। आने वाला समय आप सबके लिए बहुत शुभ हो। विकसित भारत का जो संकल्प लेके आज हम चलें वो अवश्य पूरा होगा। इसी के साथ मैं ऑर्गेनाइज़र को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के
अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ फिर से एक बार नारा लगा देंगे, भारत माता की, भारत माता की।